नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो हमारी ये जो ऑनलाइन जर्नी अभी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है बच्चों, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अभी मैंने देखा बहुत से बच्चे मुझे पहले ही अभिवादन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है क्लास स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी बच्चे आ गए हैं। तो और भी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, फटाफट जुड़िए, जल्दी जल्दी। आपके आसपास जो भी आपके क्लासमेट है या पड़ोस में कोई रहता है, क्लास 12th में पढ़ता है और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो उनके कंटेंट में है, नहीं भी है तो देखिए, अगर यूपी बोर्ड है या कोई भी और बोर्ड है तो उसमें भी हरिवंश राय बच्चन जी का जो परिचय है वो जरूर आएगा। क्योंकि यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो गद्य साहित्य आएगा और वो भी शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत ज़्यादा आएगा। क्योंकि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावाद और छायावादोत्तर युग में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। तो साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको पढ़ लो तो अच्छा है। आत्म परिचय नामक कविता हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने कविता पढ़ी थी पूरी आत्म परिचय और उसके 4 पदांशों की सप्रसंग व्याख्या करी थी। आज हम यहाँ पर 5 से लेके और 10 पदांश तक की व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करेंगे, संदर्भ के साथ करेंगे, प्रसंग के साथ करेंगे और विशेष के साथ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको पता है हमने क्या पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने 4 पदांशों की सप्रसंग व्याख्या करी थी। आज हम पदांश नंबर 5 से लेके पदांश नंबर 10 तक आज इसके व्याख्या कर लेंगे। और अगली जो क्लास है उसमें हमारी एक और कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। छोटी सी कविता है लेकिन उसका जो भावार्थ है ना वो बहुत ही बड़ा है, तो हम कल उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा खींच गया है और हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं, तो और बीच में एक बार मैंने गैप भी ले लिया था, है ना, ऑफ था उस दिन, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच गया है। लेकिन आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यूशन में चलती जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सिलेबस कैसे पूरा होगा, तो बच्चों चिंता मत करिए। आपका जो एनसीईआरटी बोर्ड का जो सिलेबस है वो तुलना करते हैं अगर यूपी और बिहार के सिलेबस से तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, तो आप चिंता मत करिए, ये भी पूरा हो जाएगा धीरे धीरे। हम जब कछुए की चाल भी चल रहे हैं लेकिन लगातार चलेंगे ना तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा। बीच में ऐसे रुकेंगे नहीं कि कुछ डिस्टर्ब हो गया। अच्छे से पढ़ना हमें, सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है। अभी जुलाई में आपकी स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो तब भी 10th वाले बच्चों के लिए तो तब भी नया ही होगा, कुछ बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, तो फिक्र मत करिए। हाँ, ये हमारी ड्यूटी है पूरा करवाने का और बिल्कुल हम अच्छे से जिम्मेदारी के साथ पूरा कराएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जो है लेक्चर नंबर 3 के रूप में। यहाँ आता है हमारा 5वां पद्यांश। देखिए 5वां पद्यांश क्या है। अब देखिए 5वें पद्यांश को पढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगी कि यहाँ हम जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता पढ़ रहे हैं आत्म परिचय, वो स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। उस आत्म परिचय के माध्यम से वे संसार से अलग होकर, संसार के रीति रिवाजों और तानों बानों से अलग होकर एक अलग ही तरह का जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, अपने मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। उसी जीवन को वो यहाँ हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं और हम इसे भाव के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए इसकी अच्छी भाव प्रदान व्याख्या करेंगे। तो मैं इसमें ही आपको कुछ शब्दार्थ बता दूंगी, उसके बाद हम प्रसंग संदर्भ हमारा सेम रहेगा, फिर व्याख्या, फिर हम विशेष करेंगे। कि मैं यौवन, यौवन का मतलब क्या होता है, उनका जो युवा अवस्था है, युवावस्था, ठीक है। यौवन का उन्माद, उन्माद का मतलब होता है प्रेम का, मतलब अत्यधिक प्रेम को मन में रखना, ठीक है। अधिक प्रेम को, अत्यधिक प्रेम को मन में रखना। साफ दिख रहा है कि युवावस्था का मतलब होता है यौवन, यौवन यानी युवावस्था, जवानी जिसे कहते हैं। उन्माद यानी कि अत्यधिक प्रेम को मन में रखते हैं और मंद ही मंद मुस्कुराते रहते हैं, उसे कहते हैं उन्माद। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में। अब ये जो उन्माद है कौन से, ये जो मन के अंदर बहुत सारा जो प्रेम लेकर घूम रहे हैं, उन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब क्या होता है बच्चों, दुख होता है। अवसाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर, अंतर मन में, अंतर मन में। मैं हाय किसी की याद, यह है याद, याद लिए फिरता हूं। अब यहाँ देखिए जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो क्या कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, कि मेरे जीवन में अभी युवावस्था है, मैं युवा हूं
और उस युवावस्था में मैं अत्यधिक प्रेम का जो मेरे मन के अंदर अत्यधिक प्रेम है उसको लिए फिरता रहता हूँ। मतलब मैं युवावस्था के समय मैं मन में सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रेम को लिए घुमा फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अब जो मैं प्रेम लेके घूमता फिरता हूँ, उस प्रेम के कारण मुझे दुख भी हो रहा है, तो उस दुख को भी मैं लिए फिरता रहता हूँ। मैं जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं बाहर से तो इस संसार को दिखाने के लिए हंसता रहता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर, मेरा अंतर मन जो है वो रोता रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्रियतम से दूर हूँ और मैं युवावस्था में प्रेम को धारण करके अब घूमता फिरता हूँ, तो मैं उस प्रेम के कारण रोता रहता हूँ। लेकिन वो रोना मेरा अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर मैं संसार को दिखाने के लिए सदैव हंसता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, किसी की, वो अपनी पत्नी की, अपनी प्रेमिका की याद लिए फिरते रहते हैं। वो उन्हें याद करते हैं, उनसे दूर है, इसलिए अपने अंतर मन के अंदर अत्यधिक प्रेम को धारण करके युवावस्था में बाहर लोगों को दिखते हैं हंसते हुए से, लेकिन अंदर भीतर ही भीतर रोते हुए से अपने अंदर किसी की याद लिए फिरते रहते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। अब करते हैं हम इसका प्रसंग। अब प्रसंग के साथ में संदर्भ भी है, और कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप संदर्भ अलग से नहीं लिख रहे हो, प्रसंग लिख रहे हो, प्रसंग के साथ में आपने संदर्भ लिख लिया है, तो आपका कुछ भी यहाँ गलत होने वाला नहीं है। ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत की गई है। ये तो हो गया इसका संदर्भ। इसके रचयिता प्रसिद्ध, ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ लिखते हैं प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। इस पद्यांश में कवि अपने अंदर दुख भरे प्रेम को धारण करते हुए अपनी प्रियतमा की याद लिए फिरते हैं। ठीक है। अपनी प्रियतमा यानी कि अपनी जो प्रेमिका है उनकी याद लिए फिरते हैं। अब चलते बच्चों हम यहाँ पर हमारे व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या देखिए क्या है कि कवि कहता है कि उसके मन में जवानी का पागलपन सवार है, यानी कि वे युवावस्था है, युवावस्था को लेकर वो चल रहे हैं, जवान है, जवानी की जो जिंदगी है, जो मदमस्ती होती है उसको लिए चलते हैं, और अपने अंदर क्या, और वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिलते हैं। दीवाने उन्माद क्या होता है? जब प्रेम, अत्यधिक प्रेम को आप धारण करते हो और धारण करने के बाद में एकदम पागलपन से हो जाते हो, उस पागलपन के भाव को लिए फिरते हो और उसके साथ में अपने अंदर दुख लिए फिरते हो। इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए विशेष में आपको क्या लिखना है, क्योंकि पिछली बार बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारे विशेष भी आता है, तो विशेष में आपको क्या लिखना है कि पंक्तियों में कवि ने आत्म अभिव्यक्ति की है। आत्म अभिव्यक्ति यानी कि अपनी आत्मा के बारे में कुछ बातें बताई है। दूसरा है कि उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार कैसे है कि उन्माद का मतलब तो ये होता है कि आप प्रेम को धारण करके अपने मन के अंदर प्रेम को रखकर प्रसन्न हो अंदर ही अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर दुख भी हो। जो लोग प्रेम करते हैं, जो अब उनके मन में जब प्रेम आ जाता है तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ कवि प्रेम को धारण करने के बाद में, अपने अंदर प्रेम को बसाने के बाद में दुखी हो रहे हैं। तो अच्छाई मतलब खुशी के पल है लेकिन आप रो रहे हो, तो वो विरोधाभास स्थिति हो जाती है। इसलिए कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। तीसरा देखिए कि लिए फिरता हूं कि आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। बार बार क्या कहा गया है? देखिए बार बार क्या कहा गया है कि
मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये जो लिए फिरता हूँ ये बार बार जो आया है, यानी कि बार बार इसकी आवृत्ति हुई है, इस कारण इस जो पद है इसमें गे आ गया। गेता का मतलब क्या होता है, गीत टाइप आ गया है, थोड़ा एक लय बन गई है, ठीक है। और चौथा है इसमें कि खड़ी बोली का प्रयोग करा है। किसका प्रयोग करा है, खड़ी बोली का। देखिए छायावादी जितने भी साहित्यकार थे, हम हरिवंश राय बच्चन जी को छायावादी साहित्यकार नहीं कह सकते हैं, ये हालावादी है। छायावाद की रहस्य, हम कहेंगे कि छायावाद की प्रवृत्तियों से अलग होकर हालावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत आए, क्योंकि हालावाद में रहस्यवाद था और रहस्यवाद छायावाद में नहीं था, इसलिए कोई, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो असर है वो इसी के अंदर आता है, छायावाद में ही आता है। तो वहां की जो भाषा थी वो कैसी थी, शुद्ध सरस संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करा है। लेकिन यहाँ पर कोई संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली का प्रयोग करा है, शुद्ध और सरल खड़ी बोली का, ठीक है। तो विशेष में आपको कविता के भाव भी लिखने हैं, कविता में कौन सा अलंकार आया वो भी लिख सकते हो, क्या आपको एक विशेष गुण दिखाई दे रहा है उसमें वो भी आप लिख सकते हो, और भाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो विशेष में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। आगे देखिए क्या है, छठा पदांश, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहां पर होगा दाना, होगा दाना। फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, पहले शब्दार्थ देख ले है। कर यत्न, यत्न का मतलब होता है कोशिश, कोशिश। मिटे सब, सब कुछ मिट जाना, मिट जाना, मिट जाना। सत्य किसी ने जाना, सत्य यानी कि वास्तविकता, वास्तविकता। नादान, नादान का मतलब होता है क्या, चंचल जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नादान कहते हैं, ठीक है। नादान कौन होते हैं, जो चंचल होते हैं, ना समझ होते हैं। नादान को हम यहाँ पर ना समझ भी बोल सकते हैं, ना समझ। हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या, मूड न क्या जग, मूड का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख। जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किसी ने कोशिश ही नहीं की है, क्या कि किसी ने कोशिश ही नहीं की है वास्तविकता को जानने की, ठीक है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, सभी वहां पर ही ना समझे, जहां पर मतलब कह रहे हैं कि संसार उसी तरफ जाता है जहां सभी लोग जाते हैं। तो ये संसार कैसा है, नादान है, जहां उनको कुछ बाहरी दिखावा दिखाई देता है वहां पर उसी स्थान पर उसी दिशा में वो चले जाते हैं। तो इस संसार को उन्होंने क्या कहा है, नादान कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि संसार उसी परिपाटी पे चल रहा है जिस परिपाटी पे सभी लोग चल रहे हैं, जहां पर दाना दिखाई दे रहा है, जहां पर ऊपरी दिखावा दिखाई दे रहा है। दाने का मतलब होता है दिखावा, ठीक है। जो भी दिखावा दिखाई दे रहा है उस दिखावे की तरफ ये संसार दौड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, किसी ने कोशिश नहीं की कभी इस सत्य को जानने की कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और जो बाहरी दिखावा दिखाई दे रहा है, बाहरी आडंबर दिखाई दे रहा है, उसी की तरफ सभी लोग लौट रहे हैं। फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, अब मैं इस संसार को मूर्ख ही कहूंगा कि इस बात पर भी ये संसार नहीं सीख पा रहा है, ये जो वास्तविकता दिखाई दे रही है इस पर भी ये नहीं सीख पा रहा है। मैं सीख रखा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि भले ही ये संसार कुछ सीखे या ना सीखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो सीखा है, मैंने इस संसार से जो सीखा है, मैं उस ज्ञान को भुलाकर और मैं प्रेम के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, अपने मन के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी इस संसार के कदमों से कदम नहीं मिलाना चाहते हैं, क्योंकि संसार उनको अवज्ञा, संसार के तानों बानों से उनको दुख प्राप्त हो रहा है, उनको अवसाद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि संसार उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना, कि मैंने जो सीखा हुआ ज्ञान है, संसार से जो भी मैंने प्राप्त किया है उसको मैं छोड़ना चाहता हूं, उसको मैं बुलाना चाहता हूं, और मेरे प्रेम भरे ज्ञान को मैं प्राप्त करके अपने जीवन को मदमस्त करना चाहता हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आता है हमारा प्रसंग
कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। ये तो हो गया संदर्भ। अब प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश, ठीक है, काव्यांश या पद्यांश में कवि संसार से सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर अपने प्रेम में मग्न होना चाहते हैं, अपने प्रेम में मग्न होना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका प्रसंग। अब प्रसंग आप यहाँ संदर्भ, इसको आप चाहो तो संदर्भ लिख सकते हो और नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्रसंग में भी संदर्भ और प्रसंग दोनों लिख लिया है तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, मार्क्स यहीं रहेंगे। बस आपने हेडिंग लिख दी ना प्रसंग, बस आपका संदर्भ प्रसंग आप एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर प्रसंग लिखा है, मतलब एड्रेस और इसके भाव लिख डाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी व्याख्या की तरफ। कि कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, इस संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी इस सत्य को नहीं जान पाया है। संसार में सभी लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता जीवन क्या है, जीवन में क्या उतार चढ़ाव है, ये संसार हमेशा कोशिश करता रहा है, लेकिन फिर भी इस संसार में कोई भी आज तक भी उस सत्य को, जो सत्य अडिग है, उस सत्य को नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख यानी कि नादान भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। मतलब कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जहां पर ज्यादा समझदारी दिखाई देती है, लोग कहते हैं कि मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं इस संसार क्या है, इस संसार के लोग क्या है, क्या क्रियाकलाप चल रहा है, वहीं पर ही आपको ये मूर्ख और नादान लोग दिखाई दे जाएंगे। तो कवि को क्या लग रहा है, कवि कह रहे हैं कि ये जो संसार है, संसार में लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई भी आज तक भी इस संसार के, इस दुनिया के, इस जगत के, इस सृष्टि के सत्य को नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। सच को जानने की कोशिश करने में जो भी नादानी होती है, बड़े बड़े समझदार लोगों से भी भूल हो जाती है, तो वो भूल कर बैठता है। और ये मूर्ख वही नादान होते हैं जो समझदार और चतुर होते हैं, जो अपने आप को चतुर और समझदार समझते हैं, वे ही मूर्ख नजर आ जाते हैं, मूर्ख साबित हो जाते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति कहाँ भाग रहा है, मतलब सांसारिक मोह मायाओं में फंसा हुआ। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हर व्यक्ति वैभवशाली जीवन की तरफ, समृद्धशाली जीवन की तरफ, भोग विलास की सामग्रियों को एकत्रित करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में के लिए भाग रहा है। सभी लोग, हम देखते हैं ना, सभी लोग अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं। संसार के प्रति कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना ही नहीं चाहते हैं। संसार के प्रति उनके क्या कर्तव्य है उसको वे जानना ही नहीं चाहते हैं। तो हर व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूं, कि मैंने भी इस संसार से वैभवशाली चीजों को एकत्रित करना, भोग विलास की सामग्री को एकत्रित करना और समृद्ध बनने की कोशिश की थी और ऐसे ही विचार जाने थे, लेकिन अब मैं इस संसार से जो मैंने सीखा था उसको मैं भुला रहा हूं, मैं भुलाना चाहता हूं। अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। ठीक है, समझ में आया अच्छे से आपको ये पैराग्राफ? अब चलते हैं हम इसके विशेष की तरफ। तो विशेष में देखिए क्या कहा है कि हमने इस पूरे पैराग्राफ में, जो हमारा ये पैराग्राफ था ये वाला, इसमें हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो देखिए
पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय में बताया गया है। बिल्कुल आप ये बता दीजिए कि सांसारिक जीवन क्या होता है। सांसारिक जीवन आज की तारीख में भी क्या है, आपको सबसे पहले अपना स्टेटस बनाना है, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, जो भी लग्जरी चीज़ है वो आपको कमानी है। हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी बच्चा हो, वो आगे बढ़ना क्यों चाहता, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए नहीं, मतलब वो चीज़ें अचीव करने के लिए, वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए जो आज उसके पास नहीं है। तो ये क्या है, सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं को एकत्रित करना। तो संसार यही सिखा रहा है, हमारी गलती नहीं है बच्चों, आपकी गलती नहीं है, संसार हमें यही सिखा रहा है कि हमें क्या करना है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति किसे बोला जाता है, एक प्रतिभाशाली और संपन्न व्यक्ति किसे बोलते हैं, एक सफल व्यक्ति किसे बोलते हैं, जिसके पास कार हो, बंगला हो, नौकर चाकर काम करते हो, अच्छी जॉब हो, बच्चे उसके फॉरेन कंट्री में पढ़ते हो, उसको एक सफल व्यक्ति कहेंगे। तो क्या सफलता यही है, हमारे जो सैद्धांतिक विचार होते हैं, हमारे आचार विचार होते हैं, हमारे व्यवहार को मारकर अगर हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो वो संसार का नियम है। लेकिन कवि यहाँ पर बिल्कुल अलग है। हालावादी क्यों कहा गया है उन्हें, क्योंकि कवि संसार के नियमों के अनुसार चलते ही नहीं है। अब देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और कवि थोड़े से समाज से अलग हो गए थे, इसलिए उनको जीवन में व्यक्तियों से, मनुष्य से, संसार से ताने भी सुनने पड़े थे। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना है और समाज में रहने के लिए सामाजिक क्रियाकलापों को करना आवश्यक होता है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना जो जीवन है वो प्रेम को समर्पित कर दिया था। अब प्रेम को जो समर्पित कर देता है वो ईश्वर से साक्षात्कार करता है। अब ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं तो उनके पास में फिर कोई अभिलाषा, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं रहती है। इसलिए कवि के अनुसार पंक्तियों में सांसारिक जीवन के विषय के बारे में बताया है कि सांसारिक जीवन क्या होता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कैसे, क्या कहा है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो ये स और स बार बार आया है, एक पंक्ति खत्म होने के बाद दूसरी पंक्ति फिर से स से स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है बच्चों वो क्या है कि एक ही वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है उसका रिपीट होना। आवृत्ति बार बार होती है, महा अनुप्रास अलंकार होता है। और ये जो अनुप्रास अलंकार है वो शब्दालंकार का भेद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उसमें से शब्दालंकार में आपके अनुप्रास अलंकार आता है, रूपक यमक आता है और श्लेष आता है। ठीक है, 3 अलंकार, उसमें से पहला है अनुप्रास अलंकार। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारे पास एक ही वर्ण की आवृत्ति हो गई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। थर्ड देखिए, नादान वही है हाय जहां पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है। सुक्ति किसे कहते हैं कि एक छोटी सी पंक्ति कही गई है और उसका जो भाव है वो बहुत ही बड़ा है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि ये जो संसार है अपनी समृद्धशाली स्थिति को बढ़ाने के लिए, भोग विलास की वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए उनकी तरफ भागता फिरता रहता है। कि जहां दाने से मतलब है कौन सी लग्जरी जो चीजें होती है उनसे मतलब है। तो नादान वही, जो मूर्ख लोग है वो उसी तरफ दौड़ रहे हैं जहां पर ये उनको समृद्धशाली चीजें दिखाई दे रही है। तो इसका जो विस्तार है आप बहुत बड़ा बना सकते हो, संसार की बाह्य आडंबरी की चीजों को लेकर, या संसार जो भौतिक वस्तुओं की तरफ भाग रहा है उसको लेकर आप बहुत इसमें डिटेल में बता सकते हो। इसलिए सुक्ति जैसा प्रभाव लग रहा है। अगला देखिए, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली तो उनकी पूरी कविताओं में है, तो भाषा के तौर पर देखा जाए तो खड़ी बोली का प्रयोग कर सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सरल और शुद्ध खड़ी बोली। ठीक है, सरल और शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली की जगह सरल और शुद्ध भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा छठा पद्यांश। अब चलते बच्चों हमारे यहाँ पर 7वें पद्यांश की तरफ। तो छठा पद्यांश भी आपको समझ में आया अच्छे से, आगे चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता।
अब देखिए पूरे पैराग्राफ का जो भाव यह है कि जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी इस संसार से अलग होना चाहते हैं, सांसारिक मोह माया को ठोकर मारकर, सांसारिक समृद्धि को ठोकर मारकर आगे चलना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि मैं और जग, और का मतलब होता है अन्य, कि मैं और अन्य जितने भी लोग हैं, दूसरे जो भी लोग हैं, दूसरे लोग, ठीक है। मैं यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी, और यानी कि अन्य, और जग यानी कि संसार। जग का मतलब क्या होता है? संसार। और जग और यानी कि फिर अन्य। कहाँ का नाता? ये कहाँ का नाता है? मेरा और इनसे क्या संबंध है? मेरा और अन्य लोगों से, और अन्य लोगों का जग से, इन सब का क्या संबंध है? आपसी का संबंध क्या है? कहाँ का नाता? इनका कहाँ नाता है? संसार का मेरे साथ, मेरा अन्य लोगों के साथ, और अन्य लोगों का इस संसार के साथ में कहाँ का नाता है? मैं बना कितने जग रोज मिटाता, कि ये जो संसार है, रोज ये इतना बड़ा संसार है, दुनिया आपस में व्यवहार करती है, वार्तालाप करती है, अपने आपस में जो भी व्यवहार है, जो भी चाल चलन है, वो सब रखती है, एक दूसरे से मतलब रखती है, मिलजुल कर रहती है। तो वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि मैं और अन्य लोगों का, और इस संसार का कहाँ का नाता है? कौन सा नाता है? कौन सा संबंध है? कौन से जन्म का संबंध है? मैं बना ऐसे तो संसार में रोज बना के पता नहीं कितने ही मिटाता हूँ। अपने मन के अंदर ऐसे संसारों की हर बार मैं रचना करता हूँ, और ऐसे संसार में हर बार मिटाता रहता हूँ, इनको तोड़कर चला आता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी कि संसार, ये जो संसार है, इस पृथ्वी पर जो भी वैभव, जो भी चीजें, जो भी भौतिक सामग्रियों का संकलन करते हैं, महल बनाते हैं, गाड़ी घोड़े खरीदते हैं, जो भी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए, जो भी चीजें उनको आवश्यक है, वो सारी चीजों को एकत्रित करते हैं। कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि संसार इस पृथ्वी पर जिस स्थान पर अपने वैभवशाली जीवन को जोड़ कर रखता है, मैं प्रतिपग यानी कि हर पग यानी कि कदम, हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता, हर कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता हुआ, क्योंकि मुझे वैभवशाली चीजें हैं वो आकर्षित नहीं करती है, मैं उन चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता हूं, और उनको ठुकरा कर अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ हमारे प्रसंग की तरफ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। तो आपको जब भी प्रसंग लिखना है या संदर्भ लिखना है, आप चाहो तो इसको अलग भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी बुक का नाम लिखना है, दूसरा किस कविता से ली गई है, और तीसरा इसके जो कवि है वो कौन है। ये चीजें हमें याद रखनी है। ये 3 चीजों के साथ में आप संदर्भ लिख सकते हो, और उसके साथ संदर्भ का मैटर लिख सकते हो, और उसके बाद कविता में कवि के जो काव्यांश है, उस काव्यांश में क्या भाव प्रकट किए हैं वो बताना है। तो इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। द्वंद्वात्मक संबंध क्या होते हैं? द्वंद्वात्मक संबंध क्या होते हैं बच्चों? द्वंद्वात्मक संबंध होता है कि एक तो यहाँ पर कवि है, और एक यहाँ पर, एक पक्ष तो जैसे ए तो हो गया कवि, और बी हो गए हमारा यहाँ पर समाज, जिसे आप संसार बोल सकते हो, जिसे आप जग बोल सकते हो। जग भी बोल रहे हैं, दुनिया भी बोल रहे हैं, और संसार भी बोल रहा है। ठीक है, तो कवि और समाज, संसार या जग, तो इन दोनों के बीच में विरोधाभाव स्थिति है। कैसे है विरोधाभाव स्थिति? क्योंकि कवि जो विचार कर रहे हैं, संसार बिल्कुल उनके विपरीत चल रहा है, और संसार जिस परिपाटी से, जिस व्यवहार से, जिस ताने बाने के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा है, वो कवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो 2 विरोधाभाव विचार दोनों के मन में चल रहे हैं। कवि के अनुसार अलग जीवन है, और संसार के अनुसार अलग जीवन है। जीवन जीने के जो विचार है वो अलग अलग होते हैं। जब विचारों में भिन्नता आ जाती है, वहां पर द्वंद्वात्मक संबंध, द्वंद्वात्मक स्थिति
आ जाती है। तो साथ ही दुनिया से अपने द्वंदात्मक संबंधों को भी उजागर किया है कि संसार कैसा सोचता है और मुझे कैसा सोचना है, ये जो जग है वो किस तरह की विचारधारा रखता है और मुझे कैसी रखनी है। तो दोनों के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अब करते हैं इसकी व्याख्या। तो कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संसार के विचार अलग है और मेरे अलग है। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। टकराव कैसे चल रहा है? मैंने आपको क्या कहा कि कवि जो विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, संसार उसको मान ही नहीं रहे हैं। और कवि को अपनी इस विचारधारा के साथ में, क्योंकि वे स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं, वो प्रेम को अपनाना चाहते हैं, प्रेम के साथ में दीवानों से मस्त होकर और मतलब मदमस्त होकर रहते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, गीत गाया करते हैं। तो आप देखिए, जो आपको अभी भी जैसे आज के जमाने में भी आपको दीवाना सा कोई जो प्रेम ही प्रेम की बातें कर रहा है, गीत गाया करता है, कविता करता रहता है, उसको लोग क्या कहते हैं? तो पागल है। अरे ये तो पागल हो गया, बिल्कुल इसको कोई समझ नहीं है, ये तो पता नहीं किसी के लफड़े में हो गया है, या ऐसा ही कह के उसको ताना मारते हुए कमेंट पास करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कवि का जो संसार के साथ में है टकराव चल रहा है। टकराव यानी कि न तो ये जग है जो कवि की बातों को समझ पा रहा है, और न ये कवि है जो संसार की बातों को अपना पा रहे हैं, वो इनसे बिल्कुल ही अलग थलग है। इसलिए क्या होता है? टकराव की स्थिति आ जाती है। जब विचार नहीं मिलते हैं, जब हमारे मन नहीं मिलते हैं, जब हमारी सोच नहीं मिलती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। तो कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है और संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है कि संसार, कवि अपने मन में ही सोचता है कि ऐसा, ये जो जग है ऐसा होना चाहिए, ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए, फिर उसको मिटा देते हैं। मतलब फिर अपने मन के विचारों को फिर से दूसरे बना लेते हैं। मतलब ऐसे संसार तो वो रोग प्रतिपग मिटाता है, प्रतिपग बना के फिर मिटाता रहता है। हजारों संसार बनाता है अपनी मस्तिष्क में और उनको हजारों को ऐसे ही व्यर्थ चला जाने देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। आप विपरीत आचार विचार भी लिख सकते हो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब करते हैं हम यहाँ इस पदांश का विशेष। तो विशेष देखिए क्या है कि कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है कि कवि क्या सोच रहे हैं, वो उन्होंने ये बताया है। दूसरा है कहाँ का नाता, ये एक प्रश्नवाचक अलंकार हो गया है। क्या हो गया है? प्रश्न अलंकार हो गया है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कैसे है यमक अलंकार? देखिए क्या कहा है, ये एक तो ये और एक ये और, ठीक है, एक ये और ये और, जहां पर एक ही वर्ण की यमक अलंकार क्या होता है? एक मिनट, यहां नहीं बताती हूँ ना, पर बताना तो यही पड़ेगा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, हम इसी की तरफ चलते। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? एक ही शब्द की आवृत्ति, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक डेफिनेशन तो यही आपकी क्लियर हो जाएगी जैसे अनुप्रास अलंकार की होती। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, 2 बार होती हो, और प्रत्येक बार, प्रत्येक का मतलब हर बार उसका अर्थ, हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, वहां यमक अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है बच्चों जुड़वा। जुड़वा मतलब आपको पता है, 2 बच्चे हुए, ट्विंस हुए, यानी जुड़वा हुए, एक जैसे दिखाई दे रहे, लेकिन व्यक्तित्व तो उनका, पर्सनैलिटी उनकी, सोच उनकी अलग होती है, नहीं होती है। वैसे ही 2 शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे लगते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वे अलग हो जाते हैं। ठीक है, चौथा देखिए कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे कहाँ का दोनों साथ में क का आ गया, यहाँ अनुप्रास, और जग जिस, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आ गया। तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा जब आप इस विशेष को लिख सकते हो। सबसे पहले तो इसका भाव लिखना है कि कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। दूसरा लिखना है कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है और यमक अलंकार है और यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों हमारे 8वें पैराग्राफ की तरफ।
मैं निज रोवन में राग लिए फिरता हूं, रोदन, मैं निज रोदन, ठीक है, निज यानी कि अपने, रोदन का मतलब रोने में, रोने में, राग लिए, राग का मतलब गीत, गीत लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब ये बिल्कुल विरोधाभास अलंकार हो गया। शीतल वाणी कैसी होती है? ठंडी वाणी, उसमें आग निकल रही है, तो यहाँ बिल्कुल विरोधाभास अलंकार उत्पन्न हो गया है। जिस भूपों पर, भूपों का मतलब भूपों के प्रासाद, प्रसाद, भूपों के, हो जिस पर भूपों, भूपों का मतलब होता है राजाओं, राजाओं के महलों, प्रासाद, निछावर, न्यौछावर यानी कि बलिदान, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कि कवि यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं अपने में, अपने अंदर रोता हूं, लेकिन उसके अंदर भी मैं गीत लिए फिरता रहता हूं। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं कि मेरे अंदर मैं दिखावा करता हूं कि मेरे अंदर शीतल वाणी है, यानी कि मैं अच्छा सोच रहा हूं, मैं सुख का दिखावा करता हूं, मैं प्रेम का दिखावा मतलब सुख का और प्रसन्नता का दिखावा कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक प्रेम की ज्वाला जग रही है, एक आग जल रही है। मैं हो जिस भूपों के प्रासाद, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मतलब जिनके ऊपर राजा महाराजाओं के जो महल है वो निछावर, उन सारे महलों को मैं निछावर कर दूं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं कि मेरा महल जो है वो टूटा फूटा खंडर है, मेरा घर जो है वो टूटा फूटा भले ही हो, उस टूटे फूटे घर के अंदर भी मैं प्रेम की भाव को लेकर जीता हूं। इसलिए वह खंडर, उस खंडर के ऊपर भी मैं राजा महाराजाओं की जो महल है, जो भी यहाँ पर भोग विलास के साथ जो जीवन यापन कर रहा है, बाहरी दिखावे के साथ जीवन यापन कर रहा है, समृद्धशाली जीवन यापन कर रहा है, उन जीवन यापन करने वालों के ऊपर मैं अपने खंडर के ऊपर उनके महलों को निछावर करता हूं, बलिदान करता हूं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है और इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बता रहा है कि कैसे जीवन जीना है और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर कर रहा है। आगे देखिए, कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, कि वो रो रहा है लेकिन फिर भी उसके मन में क्या है? प्रेम है। उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई रहती है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। ठीक है, अब करते बच्चों हम यहाँ पर विशेष। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है, ठीक है, वही जो पहले आया था। कई बार ऐसा होगा कि सेम विशेष होगा, सेम प्रसंग होगा। रोदन राग में शीतल और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है। देखिए, रोदन में राग यानी कि आप रो रहे हो फिर भी गीत गा रहे हो, और शीतल वाणी है लेकिन फिर भी आग उगल रही है, तो वो विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति अलंकार है। बना बना, आप कहोगे कि एक ही वाणी की आवृत्ति, एक ही वाणी की नहीं, पूरे शब्द की आवृत्ति है, इसलिए क्या बोलेंगे? बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए 9। मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेम में पढ़कर अंदर ही अंदर रोया हूं, मतलब मैं रोता हुआ हूं, मैं रोया हूं, लेकिन तुमने रोने के बाद में जो मेरे मन के अंदर से जो भाव निकले, तुमने उसको क्या कह दिया? गाना बोल दिया है, गाना बोला। ठीक है, मैं रोया और रोने के साथ मेरे अंतर मन से रोया, और रोने के साथ मेरे अंदर से जो विचार निकले हैं उन विचारों को तुमने एक गाना बना दिया। मैं फूट पड़ा, और मैं जब फूट कर रो रहा हूं और फूट कर रोने से जो शब्द बाहर आ रहे हैं, तुम कहते हो कि मैंने छंद बना लिया, कि मैंने कोई छंदबद्ध रचना कर ली है। कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि मुझे कवि कहकर क्यों अपना रहा है, मुझे प्रेमी कहकर क्यों नहीं अपना रहा है? क्योंकि यहाँ तो कवि अपने आप को प्रेमी कह रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम में लिप्त है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि मैं तो प्रेम में लिप्त एक नया दीवाना हूँ। मुझे दीवाना क्यों नहीं कहती है ये दुनिया, मुझे कवि क्यों कह रही है? क्योंकि मैं प्रेम के साथ में जब रोता हूँ तो लोग कहते हैं मैंने गाना गा लिया, और मैं जब फूट कर कुछ शब्दों को निकालता हूँ, अच्छे सजा संवार के
के मेरे प्रेम युक्त शब्दों को मैं बाहर निकालता हूँ तो वो कहते हैं कि तुमने तो कोई छंदबद्ध रचना कर डाली, ये जो संसार है मुझे कवि क्यों कह रहा है, मुझे तो दीवाना कहकर क्यों नहीं पुकारती है। ठीक है, अब चलते बच्चों यहाँ हमारे प्रसंग की तरफ। तो सेम प्रसंग है कि काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है और इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता में कवि अपने जीवन जीने की शैली को बताता है और साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को स्थापित करता है। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के साथ उसका मन रोता है। प्रेम की पीड़ा, प्रेम में पीड़ा होती है और उस पीड़ा के साथ में उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा, व्यथा का मतलब होता है पीड़ा, हृदय की जो पीड़ा है उसको शब्द रूप में प्रकट करता है। जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ा हुआ है और जब वह कुछ बोलता है तो वो एक कविता के रूप में निकलती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठा है कि उसने रोकर कुछ गाया है। हम फिल्मों में देखते हैं ना, कई लोगों को प्रेम होता है, कई एक्टर और हीरो हीरोइन होते हैं, उनको प्रेम होता है और प्रेम के कारण वो जब गीत गा लेते हैं, कुछ उनके मन से निकला है, वो तो वास्तविक तौर पर गीत होता है। मैं तो एक उदाहरण बता रही हूँ कि जब वो गीत गाते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो एक गाना बन जाता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है, तो वो कहता है कि मुझे ये संसार दीवाना क्यों नहीं कह रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम विशेष की तरफ कि कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, वह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। दूसरा है कवि कहकर तथा झूम झुके, इसमें अनुप्रास अलंकार आया है और प्रश्न अलंकार आया है कि क्यों कवि खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप विशेष लिख सकते हो, 2-3 लाइन का या 4 लाइन का। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, लास्ट है हमारा ये पद्यांश। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। दीवाना कौन होता है भाई? प्रेमी या मदमस्त, मदमस्त। ठीक है। मैं मादकता यानी कि नशा, और किसका? प्रेम का नशा, प्रेम का नशा निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जग यानी कि दुनिया। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अब देखिए यहाँ कवि क्या कह रहे हैं। कवि ने अब स्वयं को दीवाना बना लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों के जैसे कपड़े पहनता हूँ, उसके जैसे दिखाई देता हूँ, उसका जैसा वेश मैंने धारण कर रखा है, उसके जैसे हाव भाव मैंने बना लिए हैं। जैसे दीवाना कैसा होता है, प्रेम में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, पागलपन जैसा होता है, मैं ऐसे पागलपन का वेश बनाकर फिरता रहता हूँ। ना मुझे कोई सूध है दुनिया की, ना मुझे अपनी सूध है, कुछ नहीं। मैं तो मस्त स्वतंत्र रूप से निश्चल भाव से जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ और अपने अंदर उस दीवानेपन का नशा लिए फिरता हूँ। प्रेम, जो प्रेम रूपी अमृत को पी लेता है और उसके साथ में उसके अंदर जो नशा आ जाता है, ऐसा खोया खोया सा कवि यहाँ पर रह रहा है कि मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, कि मेरे अंदर एक प्रेम का नशा है, उस नशे को मैं लिए फिरता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कि मैं अब प्रेम रूपी जीवन जी रहा हूँ, दीवानों सा मस्त जीवन जी रहा हूँ और गाने गाता फिरता रहता हूँ, अपने मन के भावों को व्यक्त करता रहता हूँ, जिसको सुनकर ये संसार है झूम जाते हैं, गुनगुना जाते हैं, लहरा जाते हैं। क्योंकि वे क्या समझ रहे हैं कि मेरे जो भाव है वो क्या है? छंदबद्ध कोई रचना है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं संसार को से ये उम्मीद करता हूं कि मस्त होकर जीवन यापन करना चाहिए, किसी भी तरह की पीड़ा, किसी भी तरह की व्यथा, किसी भी तरह की बंदिशों के साथ जीवन यापन नहीं करना चाहिए। अपने मन में प्रेम को धारण करना चाहिए, क्योंकि संसार में सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है जो सब कुछ है। बाकी तो सारी जो भौतिक वस्तुएं वे सब निरर्थक है, शून्य है, उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ गया है प्रसंग, सेम प्रसंग है, आपको वही करना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ हमारी व्याख्या कि समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। कवि कह रहे हैं कि मुझे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है। वह दीवाने का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है, और इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं।
ठीक है, समझ में आया पूरा अच्छे से, कुछ भी हार्ड नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय कविता बहुत ही सरल शब्दों में आसानी से लिखी गई कविता है, आसानी से समझने आने वाली। अब विशेष में देख लीजिए, मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है, मैं के बारे में बताया है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति गेयता बताती है, बार बार लिए फिरता हूं जब कविता में आ गया है तो आप इसको गा भी सकते हो। और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है, यहाँ पर जो दी गई है कई ऐसे शब्द है जिसमें तत्सम शब्दावली की प्रमुखता यानी कि संस्कृत से आए गए शब्द है। अब संस्कृत से आए गए शब्द देखिए यहाँ कौन कौन से है, जैसे यहाँ वेश बोल दिया है, निशेष बोल दिया है, और बस इतने ही है, और भी दूसरे वाले पैराग्राफ में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ पर पूरे जो 10 पैराग्राफ थे, 10 गद्यांश थे, आज पूरे पढ़ लिए हैं, उनका विशेष भी देख लिया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता को पूरा करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीक में हम इससे जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा ज़्यादा ही खिंच गया, क्योंकि 2 कविताएं और एक कविता कुछ ज़्यादा लंबी थी और बीच में गैप भी कर लिया था। तो आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करें। सिलेबस की चिंता मत करिए, सिलेबस कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं कम नहीं होने वाला है, मतलब कि कहीं भी बाकी रहने वाला नहीं है। सिलेबस टाइम से पूरा होगा, रिविजन के साथ में होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।